हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इसमें मैंने आपके लिए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इस यूपीएससी सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होने वाला है जो कि 6 अगस्त को होगा, उसको देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आने वाले समय में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप दोस्तों यूपीएससी सीएपीएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको अंत तक देखना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि केंद्र और स्टेट के बीच में होने वाले विवाद का निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। इसमें बताना है आपको कि किस प्रकार की शक्ति होती है, कौन सी वो पावर है जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय कैसे देता है। परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत, अपील अधिकारिता के अंदर, मौलिक अधिकारिता के अंदर या रिट अधिकारिता के अंदर। इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा मौलिक अधिकारिता के अंदर। जो इसके फंडामेंटल राइट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फंडामेंटल राइट है, वो केंद्र और स्टेट के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय देता है। अब थोड़ी सी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक। जितने भी दोस्तों हमारे जो संविधान है उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 124 से लेके 147 तक प्रावधान किए गए हैं। अब 147 के अंदर ही दोस्तों इसमें क्या होता है कि केंद्र और स्टेट के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होता है वो सभी के सभी जो होता है उसका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। दो प्रकार के अधिकार होते हैं, प्रारंभिक अधिकार होता है और दोस्तों एक द्वितीयक अधिकार होता है। प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी जो उसके फंडामेंटल राइट होते हैं वो आते हैं दोस्तों जो भारत सरकार या एक से एक अधिक राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, वो उसके मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है। या फिर भारत सरकार या संघ या फिर अन्य राज्यों के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, राज्य सरकार या फिर किसी भी दो स्टेट के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है वो सुप्रीम कोर्ट के ही सुनवाई होगी, न कि हाई कोर्ट में। क्योंकि हाई कोर्ट सबके अलग अलग है, सभी राज्यों के अलग अलग है। जो भी हमारा देश का जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा दिल्ली के अंदर है। इसी प्रकार से दोस्तों वहाँ पर सुनवाई होती है। ये सभी के सभी जो अधिकार आते हैं वो मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ध्यान रखना है। अब इसमें दोस्तों एक और अपीलीय अधिकार आप इसमें दिख रहे होंगे, ये अपीलीय अधिकार है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अपीलीय अधिकार के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के इसमें मामले सुने जाते हैं, जैसे दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट मामले होते हैं। दीवानी फौजदारी यानी सिविल मामले, और फौजदारी यानी कि आपके क्रिमिनल जो मामले होते हैं, और विशिष्ट जो मामले होते हैं दोस्तों ये इसी प्रकार से इनको सुना जाता है। जैसे जैसे दोस्तों हैरारकी बनी हुई है। मैं आपको आने वाले समय में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हैरारकी बनी हुई है। इसका आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करे कि किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाता है। इसमें दोस्तों मैंने जो आपका फंडामेंटल राइट है यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उससे क्वेश्चन को लिया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आपको गरिमा में जीने का, डिग्निफाइड लाइफ जीने का आपको अधिकार है, एक अच्छी लाइफ जीने का आपको अधिकार है। तो ये इसमें जितने भी लाइफ से रिलेटेड जो भी दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं वो 21 के आर्टिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो होगा इस दोस्तों इसका आंसर का आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। अब दोस्तों पहले तो हैरारकी को आप देख लीजिए कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हैरारकी बनी हुई है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि आर्टिकल 124 यानी कि 124 से लेके 147 तक जो भी प्रावधान किए गए हमारे संविधान के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के समय में कितने हाई कोर्ट, कितने जजेस हैं। टोटल कुल मिला के 34 जज हैं जो कि सीजीआई हैं। सीजीआई का आपको मुझे नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट पर। जितने भी दोस्तों कोर्ट हैं, 25 कोर्ट हैं पूरे ऑल इंडिया में, हाई कोर्ट है हमारे, उनके ऊपर सभी के सभी जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सभी के सभी बाइंडिंग होते हैं। कैन ट्रांसफर जज ऑफ हाई कोर्ट, जो भी जजों का जो ट्रांसफर होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जो कोर्ट का केस होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इधर से उधर किया जाता है ना, कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के ने कह दिया कि आपको इस केस की सुनवाई करनी है तो वो उसको सुनवाई बाइंडिंग है उसको वो करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है,
कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट। इसी प्रकार से दोस्तों जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें केस का जो इधर उधर जो काम करता है वो सभी का सभी सुप्रीम कोर्ट होता है। अब हाई कोर्ट के बारे में थोड़ी सी पावर देख लेते हैं, किस प्रकार से उनको पावर दी गई है। हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों जो हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं 214 से लेके 232 तक किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, 214 से लेके आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 232 तक हमारे संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं। अब आर्टिकल 32 भी दोस्तों आपको पता है कि किस प्रकार से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जो 5 प्रकार के रिट होती है, इसी प्रकार से हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है जो आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत आती है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट है दोस्तों उसका थोड़ा सा पावर को देख लेते हैं किस प्रकार से। हाई कैन हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो खारिज होकर जो अपील जाती है वो हाई कोर्ट सुनता है। कैन इशू रिट एंड रिस्टोरेटिंग फंडामेंटल राइट, मैंने आपको बताया कि 226 जो आर्टिकल है वो रिट जारी करता है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आती है। कैन डील विद केस विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का राज्य है दोस्तों, जो राज्य है वो उसी स्टेट की सुनवाई करेगा न कि किसी अदर स्टेट की। इसी प्रकार से दोस्तों एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल द, जो कोर्ट होते हैं, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर दोस्तों हमारी लोक अदालतें होती हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। अब ये तो हुआ इसका थोड़ा सा, इसको क्वेश्चन को आंसर आप मुझे दे सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभी व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। इसमें तो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रिब्यूनल, जो हमारे ट्रिब्यूनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन सी निधि से, यानी कि कौन से फंड से दिए जाते हैं? भारत की आश्विकता निधि से, भारत की राज्य की आश्विकता निधि से, भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों की समेकित निधि से इसके जो वेतन भत्ते होते हैं, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, लोक अदालत के बारे में बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी बातें, क्योंकि लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक अदालत से रिलेटेड कैसे पूछ लेता है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं लोक अदालत के द्वारा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील हो सकती है? नहीं दोस्तों, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत के अंदर दोस्तों सिर्फ सिविल मामले सुने जाते हैं, न कि क्रिमिनल मामले। ध्यान रखना है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी हमेशा से इनसे क्वेश्चन पूछती है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामले को निपटारा करने की है और उन मामलों को नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो भी न्यायालय में लंबित मामले होते हैं वही तो लोक अदालत सुनेगी। ये क्वेश्चन जो आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो साफ साफ गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को क्या कहता है? लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो कि सिविल है, न कि आपराधिक। मैंने अभी आपको बताया जो कि क्रिमिनल मामले हैं दोस्तों वो लोक अदालत उसका निपटारा नहीं कर सकती, सिर्फ सिविल मामलों की ही सुनवाई करती है। और जो दोस्तों अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग लोक अदालतें अपनी अपनी बना के रखे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों लोक अदालत अवेलेबल है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवा न्यायाधीश अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है और अन्य व्यक्ति की नहीं। ये भी दोस्तों इसका सही है। इसमें इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब लोक अदालत के बारे में मैंने आपको बताया कि लोक अदालत सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई करती है, और जो भी दोस्तों सिविल मामले होते हैं उनकी किसी भी प्रकार से अपील नहीं की जा सकती, ना ही हाई कोर्ट में ना ही सुप्रीम कोर्ट में। आपको ध्यान रखना है, ना ही हाई कोर्ट में ना ही सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात, अगर इनको क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि कोई सिविल मामले होते हैं समझा बुझा के आपस में निपटारा कर लेते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं, कोई बीमा से रिलेटेड मामले होते हैं, या फिर कोई भी लाइसेंस वगैरह के जो भी मामले होते हैं, जैसे तहसील स्तर पर जो मामले होते हैं वो सभी के सभी आपस में समझा बुझा कर उनको निपटारा कर लिया जाता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना है उनकी अपील नहीं की जा सकती। अगर दोस्तों क्या होता है कि कोई भी संतुष्ट नहीं है, लोक अदालत ने अपना निर्णय ले लिया, तो वो कभी भी उसकी अपील नहीं की जा सकती, उस पर ऊपर बाध्यकारी होगा, यानी उसके ऊपर वो लंबित होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। लोक अदालत की इतनी पावर है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों लोक अदालतें मौजूद हैं।
इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। अब इसका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको बातें बताई हैं कि किस प्रकार से रिट जारी करता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं और किस प्रकार का प्रावधान करता है। भारत के अंदर संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसको कहा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी करता है और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देता है, अपीलीय अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार इसके अलग होते हैं और कौन कौन से अलग अलग राज्यों पर ये क्या क्या काम करता है, ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब थोड़ी सी बातें इसके परामर्श अधिकारिता के अंदर कर लेते हैं। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पूछा था कि किस प्रकार की अधिकारिता है, परामर्श अधिकारिता है, मौलिक अधिकारिता है या फिर अपीलीय अधिकारिता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपसे पूछा था। अब इसमें दोस्तों परामर्श अधिकारिता के अंदर भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति दोस्तों तब मांगता है जब उसको किसी मामले में उसको थोड़ा सा न्याय के बारे में समझने की ज़रूरत पड़ती है। इसका आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी वो उसको परामर्श देता है। ठीक है, एडवाइस के बारे में थोड़ी सी इसकी बातें में डिस्कस कर ली है। अब थोड़ा सा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 124 एस्टेब्लिश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सैलरी के बारे में, जो जज होते हैं उनकी सैलरी के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 125 के अंदर किए गए हैं। आर्टिकल 126 के अंदर दोस्तों चीफ जस्टिस जो एक्टिंग होती है, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके प्रावधान किए गए हैं। और एडहॉक जज, जो कि दोस्तों किसी मामले के लिए नए जजों की नियुक्ति नहीं की जाती, लेकिन वो जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको कुछ काम सौंपे जाते हैं और फिर वो दोस्तों उन काम के लिए उनको वेतन दिया जाता है, फिर वो रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 130 दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनकी सीटों के बारे में प्रावधान करता है। इनको आर्टिकलों को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 124 मैंने आपको बताया। आर्टिकल 217 क्या कहता है कि स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 124 क्या कहता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से आपके लिए साइंस की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।